जय हिंद क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग जीएस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएससी हो गया, एनडीए का बैच हो गया या फिर और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं। उन सब के लिए जीएस जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करेगी, ठीक है ना? तो आज से हम लोग जीएस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जीएस में बेटा 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे आएगा हिस्ट्री, नंबर 2 होगा जियोग्राफी, नंबर 3 पे आएगा बच्चों पॉलिटी, नंबर 4 पे हो जाएगा इकोनॉमिक्स, नंबर 5 पे हो जाएगा बच्चों साइंस और 5 के बाद जो सबसे मुख्य जो भाग अदा करेगा जीएस में वो आ जाएगा बच्चों करंट अफेयर, ठीक है ना? हर 3 से 4 हफ्ते के बाद में हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस भी लिया करेंगे, ठीक है? जैसा कि आज है फ्राइडे, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी, ठीक है ना? जीएस में अगर आपका जियोग्राफी का बेस नहीं होता है, तो फिर हिस्ट्री, पॉलिटी बाकी सारे सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो जियोग्राफी का बेस बनाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये लिखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं बच्चों भूगोल, ठीक है ना? भूगोल। कोई भी वनडे का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप लोगों को जियोग्राफी पढ़नी ही पढ़नी होती है और जियोग्राफी को 4 भागों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 पे चलेगा बेटा वर्ल्ड जियोग्राफी, नंबर 2 पे चलेगा इंडियन जियोग्राफी, नंबर 3 पे आ जाएगा एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे और नंबर 4 पे आ जाएगा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण, ठीक है ना? लेकिन हम आपको बता दें जियोग्राफी में सबको उतना जो है नहीं पढ़ना है, हम लोगों को ज़्यादातर जो फ़ोकस करना होता है वो इंडियन जियोग्राफी, ठीक है ना? 60-40 का रेशियो बनेगा बच्चों, 60% क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके इंडियन जियोग्राफी में और 40% क्वेश्चन बनेंगे आपके वर्ल्ड में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी और एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी। चलें। तो आज से हम लोगों को शुरू करना है बेटा इंडियन जियोग्राफी, ठीक है? इंडियन जियोग्राफी। पहले तो मुझे ये बताओ भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो बच्चों भारत में 28 क्या हैं? स्टेट्स हैं, ठीक है ना? और 8 जो है वो क्या हैं? यूटीज़। तो 28 हमारे देश में राज्य हैं और 8 जो है वो हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? इंडियन जियोग्राफी में आने से पहले हम इंडिया को थोड़ा-सा जान लेते हैं, क्या है इंडिया? अगर हम सिर्फ भारत की बात करते हैं, तो बच्चों एरिया वाइज़ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना? एरिया वाइज़, क्षेत्रफल के अनुसार हमारा देश जो होता है वो विश्व में किस स्थान पर आता है, किस नंबर पे आता है, ठीक है? तो हम बात करते हैं भारत जो है वो दुनिया का 7वाँ सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया और अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो बेटा वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन वाइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश और एरिया की बात करते हैं तो हम 7वें नंबर पर आते हैं। तो इसका मतलब हमसे बड़े 6 और कौन-कौन से देश हैं, ठीक है? तो आपको बता दें एरिया में नंबर 1 पर आएगा रशिया, नंबर 2 पे बेटा आएगा कनाडा, नंबर 3 पे बच्चों आएगा चाइना, नंबर 4 पे आएगा यूएसए, नंबर 5 पे आ जाएगा ब्राज़ील, नंबर 6 पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे आ जाएगा इंडिया, है ना? हम इंडिया वाले क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 7 पर आते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो याद रखिएगा फिर से बता रहे हैं नंबर 7 पर इंडिया। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारे पास दुनिया का कितना परसेंट एरिया है? 2.4% और अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दुनिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है? तो आंसर है साढ़े 17%। कितने परसेंट रहती है? साढ़े 17%। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे इसको। दुनिया में हम 7वें नंबर पे आते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया और दुनिया में हम दूसरे नंबर पे आते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आफ्टर चाइना यानी कि पॉपुलेशन में सबसे ऊपर कौन-सा देश है? चीन है, ठीक है ना? नंबर 2 पे इंडिया है। फटाफट चलें आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ाते नोट डाउन कर लिया था ना? नंबर 1 पर स्टार्ट करते हैं जनरल जियोग्राफिकल।
जनरल जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। समझ रहे हैं बात को? क्या बोलेंगे इसको? भारत का भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। बच्चों मेरी पहली क्लास है आप लोगों की ऑनलाइन, है ना? तो फिर परेशान नहीं होंगे, थोड़ा-थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाते चलेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, काका देव टारगेट अकेडमी है, ठीक है ना? वेलकम है आप लोगों का। हम लोग जो है नए-नए बैचेस स्टार्ट करते रहते हैं। एवरी वीक हम लोगों के यहाँ बैच स्टार्ट होते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान देना, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। ये सामान्य भौगोलिक परिचय। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। तो नॉमिनेशन ऑफ इंडिया मतलब क्या इसका? भारत का नामांकन कैसा हुआ? मतलब हमारे देश का नाम किस तरह से नाम रखा गया है? तो लिखेंगे नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। नोट्स बनाते रहेंगे बच्चों, फटाफट नोट डाउन करेंगे। नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, भारत का नामांकन। फिर से बता दूं, भारत का नामांकन, ठीक है ना? भारत का नामांकन फटाफट नोट करते रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी मानी जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो भारतीय सभ्यता की जननी मानी जाती है, ठीक है ना? और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही हमारे यहाँ पर एक जो स्टार्ट होगा चैप्टर, उसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो बच्चों वैदिक सभ्यता के नाम पर, समझ रहे हैं? वैदिक सभ्यता के नाम पर हम बात करें देश, यहाँ लिख देते हैं हमारा देश, ठीक है? देखते हैं किस किस नाम के आधार पर हमारे देश को कौन कौन सा नाम दिया गया है। बच्चों नंबर 1 पर देखिए लिखिएगा, वैदिक सभ्यता के आधार पर हमारे देश का नाम क्या रखा गया है? आंसर है आर्यावर्त। वैदिक सभ्यता के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यावर्त रखा गया है, ब्रह्मावर्त नाम रखा गया है, ठीक है ना? वैदिक सभ्यता के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त रखा गया है। एक बात आपको बता दें, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल मतलब कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो कबीलियाई समाज था, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, जो कबीलियाई समाज था, वो धीरे-धीरे जन की ओर बढ़ने लगा। मतलब एक कबीला जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो जन के नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, जन, ठीक है ना? और यही जन आगे जाकर हम देखते हैं महाजन, फिर वो महाजनपद बन रहे हैं ना, वही जन याद रखिएगा। वो जो छोटा सा कबीला जो थोड़ा बड़ा हो रहा है जिसको हम अब जन कह रहे हैं, उन्हीं में से एक कबीला यानी कि उन्हीं में से एक जन है जिसका नाम है बेटा भरत, ठीक है ना? भरत एक जन का नाम है, कबीले का नाम है। उस भरत के नाम पर याद रखिए, फिर से मैं बता रही हूँ, भरत एक जन है, एक कबीले का नाम है। उस भरत जन के नाम पर, उसके सम्मान में हमारे देश का नाम क्या पड़ जाता है बेटा? भारत, ठीक है ना? आपको बता दें, एक भरत जन है जिस कबीले के नेता का नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। इस सुदास ने क्या किया था? अपने सामने 10 जनों को, मतलब 10 जन का मतलब होता है 10 कबीले के लोगों को पराजित कर दिया था, डिफीट कर दिया था। इस सम्मान में हमारे देश का नाम जो था वो क्या रख दिया गया था? भरत, ठीक है? भरत। क्यों रखा गया था? क्योंकि भरत कबीले के नेता सुदास ने भरत कबीले के नेता सुदास ने 10 कबीलों को पराजित किया, ठीक है? आराम-आराम से बोलते हैं। तो उस सम्मान में हमारे देश का नाम रख दिया गया था भरत यानी कि भारत, ठीक है ना? नोट डाउन करेंगे। नंबर 3 पे आते ही बेटा हमारे देश का नाम हिंदू कैसे पड़ा? हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, सिंधु नदी को, ये देखिए, सिंधु नदी को जो पारसी लोग हैं, जो ईरानी लोग हैं, वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहेंगे, हिंदू कहेंगे। मतलब कि सा को वो लोग हा जो है वो उच्चारित कर रहे हैं। सा का उच्चारण ह में कर रहे हैं। तो सिंधु नदी की वजह से हमारे देश का न बोलेंगे वो लोग हिंदू, और हिंदू से पड़ जाएगा बच्चों हिंदुस्तान। तो कहने का मतलब है हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? ईरानियों ने। ये ईरानी यानी कि पर्शियन ने, पारसियों ने, फारसियों ने। लेकिन इसको फारसी कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं बेटा हमारे देश का नाम जो है वो इंडिया किसने, इंडिया।
तो इंडिया भी सेम रहेगा, सिंधु को वो इंडु कहेंगे, इंडु से इंडस पड़ेगा। तो ये देखिए इंडु, इंडु से फिर इंडस और बेटा इंडस से पड़ेगा इंडिया, ठीक है ना? तो ये किसने कहा था? यूरोप के लोगों ने, खास तौर से रोम बोलते हैं, आज तो ये यूरोप कहला सकता है, उस समय लगभग आधा यूरोप जो है वो रोम कहलाता था। तो रोम के लोगों ने या यूरोप के लोगों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। नोट डाउन करेंगे? जल्दी से नोट डाउन करेंगे? ठीक है ना? इन लोगों की वजह से हमारे देश का नाम जो है वो इन आधार पे रखा जा रहा है। याद रखिएगा हिंदुस्तान, पारसी, पारसी जो भी लिखना हो, पारसी, ईरानी लोगों की वजह से हमारे देश में क्या हुआ था? हिंदुस्तान, ठीक है ना? तो बहुत सारे नाम है, लेकिन बौद्ध काल में आपको आपके देश का नाम क्या मिलेगा? ये देखिए बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध काल में हमारे देश का नाम पड़ेगा जम्बू द्वीप। ये भी लिख लीजिएगा, भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया है। जम्बू द्वीप भी कहा गया है। एक एग्जाम में पूछा था बेटा कि पुराणों ने आपके देश का नाम क्या रखा है? ठीक है ना? पुराण, पुराण। तो पुराणों में हमारे देश का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो हमारे देश को भारत कहा गया है। ठीक है ना? वायु पुराण एक है, एक वायु पुराण है, उससे पता चलता है कि दुष्यंत और शकुंतला का एक बेटा था भरत, ठीक है ना? भरत, उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसको। वेरी गुड बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। आगे बढ़िए जल्दी से। फटाफट लिखेंगे इसको, नोट करते रहेंगे। भारत की उत्तर से, वैसे भारत का शेप पूछा जाएगा, तो भारत जो है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है? नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना? ये हमारा देश है, ये हमारा देश है इंडिया। तो नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट, ये हमारा देश है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। सबसे पहले बता दें आपको नॉर्थ वाले प्लेस को, हमारे देश को ये उत्तरी बिंदु को क्या कहा गया? तो बेटा इसको बोला गया है इंदिरा कॉल। तो फिर इसको क्या बोला गया बेटा? इसको बोला गया है इंदिरा पॉइंट। इसको बोला गया इंदिरा कॉल, तो इसको बोला गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना? किसको बोला गया है? गौर माथा, गौर माथा। ये कहाँ पर है? तो बेटा ये है गुजरात में। ये कहाँ है बेटा? तो ये फिर है अंडमान निकोबार में। क्लियर है? इंदिरा कॉल इस समय की बात करेंगे तो बच्चा ये है लद्दाख में, ये सबसे उत्तरी बिंदु है। और अगर हम ईस्टर्न पॉइंट की बात करेंगे तो बेटा ये है कि हू हू। तिबुथु कहाँ है? तो बेटा ये है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? अब बात यहाँ पे आती है कि हमारे देश की उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है ना? और अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट की दूरी कितनी है, तो फिर याद रखिएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है? नोट डाउन करेंगे इसको जल्दी से। ये हमारे देश की आकृति बनाएंगे, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की दूरी दिखाएंगे अपने देश की। फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ताकि कहीं पर कंफ्यूज होगा तो आप लोग पूछते भी रहोगे कमेंट बॉक्स पे, कोई ना कोई क्वेश्चन लगाते रहिएगा। ठीक है ना? हिंदुस्तान, भारत, पहले तो नाम से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बेसिक सा एक पॉइंट है कि इंडिया को कितने देशों की बाउंड्री जो है वो टच करती है? इंडिया विथ इट्स इट्स नेबर कंट्री। तो पहली बात तो एक क्वेश्चन आपको बता दें कि भारत को कुल कितने देशों की बाउंड्री जो है वो टच करती है? हिंदुस्तान से कितने देशों की जो बाउंड्री है वो टच करती है? तो वो 7 कंट्रीज हैं, ठीक है ना? भारत को कुल 7 कंट्रीज की बाउंड्री जो है बेटा वो टच करती है। कितने देशों की बाउंड्री टच करती है? 7 देशों की बाउंड्री जो है वो हमें टच करती है। तो यहाँ पे वो कंट्रीज लिखेंगे, यहाँ फिर हम लोग किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है ना? कितने स्टेट टच करते हैं ये लिखेंगे और यहाँ पर उन स्टेट्स के नाम लिखेंगे।
तो बेटा भारत को सबसे बड़ी बाउंड्री किस कंट्री को टच करती है? ये हो गया दूसरा देश, पहले 7 हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं, दूसरा देश टच करवाएँगे। ये तीसरा हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा, दिस वन 5th, ये हो जाएगा 6 और लास्ट में हो जाएगा छोटा देश की बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, पहले हम लोग ले लेते हैं 4, 5, 6 और 7। सबसे पहले देख लेते हैं कि हाँ जी, 7 ब्लॉक्स तो आ गए हैं, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, कंट्रीज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बेटा बांग्लादेश। बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है बांग्लादेश में आजकल, आपने देखा ही होगा। रिज़र्वेशन को लेकर वहाँ जो मुद्दे चले थे बांग्लादेश के ना, वहाँ की जो हेड हुआ करती थी शेख हसीना, वो वहाँ से भाग गई। भागना तो शब्द सही नहीं रहेगा। फिर उन्होंने भारत में शरण माँगी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना को मृत्यु दंड की जो है सज़ा सुनाई है। और बांग्लादेश वैसे भी अपनी कंट्रोवर्सी को लेकर, अपनी धार्मिक कंट्रोवर्सी को लेकर काफ़ी जो है वो चर्चा में रह रहा है। 1971 को ये पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था बांग्लादेश। राजधानी इसकी ढाका है, करेंसी इसकी टका है। ख़ैर, तो बांग्लादेश, चाइना, नंबर 3 पे इधर लिख लेंगे बच्चों पाकिस्तान, पाकिस्तान। नंबर 4 पे लिखेंगे हम लोग नेपाल। ज़ेंज़ी प्रोटेक्शन को लेकर बड़ी चर्चा में रहा है 2025 में नेपाल भी। नंबर 5 पे लिखेंगे बच्चों म्यांमार, म्यांमार, रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा था एक समय म्यांमार भी। नंबर 6 पे लिखेंगे बेटा इधर भूटान, भूटान बड़ा शांत प्रिय देश हुआ करता है भूटान। और 7 पे लिखेंगे अफ़गानिस्तान, तालिबान को लेकर चर्चा में रहेगा, तो कभी बलूचिस्तान को लेके चर्चा में रहता है अफ़गानिस्तान। फटाफट नोट डाउन करेंगे, बांग्लादेश को कितने किलोमीटर की बाउंड्री टच करेगी? तो याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर। जल्दी से लिखेंगे 4096 4096.7 किलोमीटर, ठीक है ना? चाइना के लिख लेंगे 3488 किलोमीटर, जल्दी से लिखेंगे 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के लिखेंगे 33, बहुत ईज़ी है ये डिजिट 3323 किलोमीटर, ठीक है ना? पाकिस्तान से हमारी कितनी बाउंड्री टच करती है? 3323। नेपाल को लेकर लिखेंगे 1751 किलोमीटर। नेपाल से कितनी बाउंड्री टच करेगी? 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1600 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। भूटान को लेके बात करते हैं। भूटान 699 किलोमीटर। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान है 106 किलोमीटर, ठीक है ना? 106 किलोमीटर। बड़ी कंट्रोवर्सी है अफ़गानिस्तान में भी। बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य टच करेंगे। चाइना से भी हमारे 5 स्टेट टच करेंगे। पाकिस्तान से भी हमारे 5, अब हम स्टेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो 5 क्षेत्र टच करेंगे। नेपाल से भी हमारे 5 राज्य टच करेंगे। म्यांमार से हमारे 4 राज्य टच करेंगे। भूटान से हमारे 4 राज्य टच करेंगे और अफ़गानिस्तान से केवल 1 ही केंद्र शासित प्रदेश टच करेगा, ठीक है? बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश से टच करेगा हमारा WB यानी कि वेस्ट बंगाल। नंबर 2 पे करिएगा मेघालय। नंबर 3 पे करिएगा असम। नंबर 4 पे कर लीजिएगा मिज़ोरम एंड नंबर 5 पे कर लीजिएगा बच्चों त्रिपुरा। ठीक है, तो फिर से देखेंगे वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है? नोट डाउन करते रहेंगे वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, मिज़ोरम और त्रिपुरा। उसके बाद देखते हैं चाइना, तो चाइना की बाउंड्री को देखते हैं हम लोग, इधर टच करेगी लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से अब टच नहीं करेगी चाइना। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाइएगा सिक्किम, फिर आ जाइएगा उत्तराखंड, अभी एक स्टेट और है होता है, तो है वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, ठीक है ना? उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के पास में, तो बच्चा पाकिस्तान को जो है वो लद्दाख भी टच कर रहा है अब, और
जे-एन-के भी टच कर रहा है, ठीक है ना? पाकिस्तान की बाउंड्री अब दोनों से करेगी। नंबर 3 पे है राजस्थान, नंबर 4 पे बेटा आ जाएगा पंजाब और नंबर 5 पे आ जाएगा, कौन-सा आएगा? गुजरात। जी हाँ, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है ना? भारत में सबसे अधिक सॉल्ट का उत्पादन कौन करता है? सॉल्ट मतलब नमक का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करेगा? गुजरात नंबर 1 पे आएगा, ठीक है ना? पीनट यानी कि मूंगफली में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो सेम रहेगा गुजरात। अभी बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल को टच करेगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो दोनों यू से लगा लीजिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2 हो जाएंगे। फिर आइएगा बिहार, तीसरा हो जाएगा बिहार। फिर आ जाएगा डब्ल्यूबी यानी कि वेस्ट बंगाल और नंबर 5 पे कर लेंगे बेटा सिक्किम, ठीक है? नेपाल, नेपाल जिसकी राजधानी है काठमांडू। नेपाल की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट हुआ करती थी विद्या देवी भंडारी और इस समय नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की, ठीक है? जो कि नेपाल की जुडिशरी बॉडी की मतलब कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जज भी रह चुकी हैं और नेपाल के नए प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। खैर, म्यांमार, म्यांमार के पास पहुंचते हैं। नंबर 1 पे लिखिएगा नागालैंड, नंबर 2 पे करेंगे मणिपुर, नंबर 3 पे करिएगा मिजोरम, मिजोरम। फटाफट नोट डाउन करेंगे म्यांमार को टच करने वाले स्टेट, फटाफट देखिएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? उसके बाद देखिए भूटान लिखा है सामने, तो भूटान के साथ बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने बच्चों को याद कराया था कि इसके साथ आ वाले दोनों स्टेट होंगे, असम भी है और अरुणाचल प्रदेश भी है। फटाफट नोट करेंगे भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बेटा सिक्किम, ठीक है ना? और अफ़गानिस्तान को सिर्फ़ एक केंद्र शासित प्रदेश टच करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? लद्दाख। फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। अफ़गानिस्तान को टच करेगा केवल और केवल लद्दाख। जल्दी से नोट करेंगे इसको, लद्दाख। ठीक है? तो भारत को अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया को कुल कितने कंट्रीज़ की बाउंड्री जो है वो टच करती हैं, तो आंसर है 7 कंट्रीज़ की बाउंड्री जो है वो इंडिया को टच करती हैं। क्लियर है? सबसे बड़ी बाउंड्री किसको टच कर रही है? तो बांग्लादेश को, सबसे छोटी किसको टच कर रही है? तो आंसर है अफ़गानिस्तान को। ठीक है ना? अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है बेटा, काबुल। ठीक है? जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जल्दी से नोट डाउन करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। चलिए छोटी-सी और बात कर लेते हैं एक। बात करते हैं इंडिया की। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? बेटा भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं, है ना? देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ इन इंडिया। अब बात करते हैं भारत के 5 सबसे बड़े स्टेट कौन से हैं? भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? चलिए नोट डाउन करेंगे नंबर 1 पर। चलिए 5 बिगेस्ट स्टेट। अब यहाँ पे पता है बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं? मैडम आपने ये तो बताया ही नहीं कि जनसंख्या के आधार पे या फिर क्षेत्रफल के आधार पर। तो बच्चों जब भी कभी ऐसे पॉइंट्स ना बताए जाए जहाँ पे पॉपुलेशन और एरिया डिफाइन ना किया जाए और सीधे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि बताइए सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो ये खुद से मान के चलना है कि सबसे बड़ा का मतलब एरिया है। अगर उसे पॉपुलेशन पूछना था तो वो बोल रहा होता कि जनसंख्या के आधार पे, ओके, ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो आंसर होता उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बिगेस्ट स्टेट। फिर भी आपको लिख देते हैं यहाँ पर एरिया वाइज। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार की बात हो रही है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया वाइज? तो बताएं मुझे, देश का सबसे बड़ा स्टेट आएगा बेटा राजस्थान। देश का सबसे बड़ा राज्य आ जाएगा राजस्थान। नंबर 2 पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। नंबर 1 पे राजस्थान, राजधानी जयपुर। ठीक है, राजधानी जयपुर।
नंबर 2 पे एमपी, नंबर 3 पर नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 पे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। हम नंबर 4 पे आते हैं एरिया वाइज़ और नंबर 5 पे अभी आ गया है गुजरात। देश का सबसे बड़ा कोस्टल स्टेट गुजरात, ठीक है? सब कुछ पढ़ लेंगे हम लोग। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा रहेगा, हम लोग धीरे-धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, इसको कई खंडों में बाँट के पढ़ेंगे। देश की सबसे बड़ी यूटी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूटी है लद्दाख। देश की सबसे बड़ी यूटी है लद्दाख। नंबर 2 पे आ जाएगा जम्मू कश्मीर और नंबर 3 पे आ जाएगा बेटा अंडमान निकोबार, ठीक है? अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पहले हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम, ओके? श्री विजयपुरम, फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे। श्री विजयपुरम, अभी इसकी नई राजधानी बना दी गई है। हो गया नोट? चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं हमारे देश की स्थिति कहाँ पर है, ठीक है ना? ज़रा बताइए मुझे अगर हम इस तरीके से ग्लोब बनाएँ और ये बीचों-बीच एक लाइन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर। ये रहेगी बेटा 23.5 डिग्री पर, 23 एंड हाफ डिग्री पे है और ये भी है बेटा 23 एंड हाफ डिग्री पर। क्लियर है? हमको देखना है कि हमारे देश की सिचुएशन कहाँ पर है, कहाँ पर एग्ज़िस्ट करते हैं। हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। हम आपको सिर्फ़ कुछ समय का मतलब 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं कि जल्दी सोचिए, अगर आप पेपर में होते तो क्या करते? आपका देश कहाँ पर एग्ज़िस्ट करता है? और फिर तुरंत देखिए कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे बता पा रहे होंगे कि हम लोग कहाँ पर हैं, ऊपर वाली लाइन के बीचों-बीच, है ना? ये वाली लाइन का नाम है बेटा लाइन ऑफ कैंसर, है ना? हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। इस वाली लाइन का नाम है लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा और ये वाली लाइन है बेटा लाइन ऑफ इक्वेटर मतलब कि मध्य रेखा। ठीक है? तो हिंदुस्तान की कंडीशन कहाँ से है? मतलब कि हमारे देश के बीचों-बीच से कौन-सी लाइन जो है वो जा रही है? तो आंसर है कर्क रेखा यानी कि लाइन ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री बीचों-बीच से जा रही है और इसके बीच में जितने भी देश होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं ना, क्योंकि सूर्य ऊपर चमक रहा होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रातें, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो ये बहुत घना एरिया होता है, मतलब जंगल-वंगल भी यहाँ पे खूब सारे होते हैं, ठीक है ना? इंडिया इसीलिए एक बड़ा एक उपमहाद्वीप कहलाता है कि हमारा नॉर्थ का हिस्सा जो है वो लाइन ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है और जो साउथ का हिस्सा है वो लाइन ऑफ कैंसर के नीचे आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो है वो अ, हम लोग जो है वो ट्रॉपिकल देश में भी आते हैं और हम लोग जो है वो टेम्परेट देश में भी जाते हैं। कि हमारे देश में जो वेजिटेशन है, जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी होगा और टेम्परेट क्लाइमेट भी होगा। मतलब उष्णकटिबंधीय भी होगा और शीतोष्णकटिबंधीय भी होगा, ठीक है? फिलहाल हमको बात करनी है कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है? हाउ मैनी स्टेट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रह जाएगी 8। भारत में कितने ऐसे स्टेट है जहाँ से लाइन ऑफ कैंसर जो है बेटा वो गुजरती है? जल्दी से बताइए सोचकर। लाइन ऑफ कैंसर हमारे यहाँ कितने स्टेट से गुजर रही है? तो 8 राज्य हैं। नंबर 1 पर आप देखेंगे गुजरात, नंबर 2 पे लिख लीजिएगा राजस्थान, नंबर 3 पे लिखिएगा बेटा एमपी, नंबर 4 पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, नंबर 5 पे आ जाएगा बेटा झारखंड, नंबर 6 पे आ जाएगा बच्चों वेस्ट बंगाल, नंबर 7 पे आ जाएगा त्रिपुरा और नंबर 8 पे आ जाएगा मिज़ोरम। नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना? तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। अभी ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, धीरे-धीरे आराम-आराम से पढ़ते रहेंगे हम लोग इसको और हम लोग अपने ज्योग्राफी के सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? इस बात की बिल्कुल गारंटी होती है कि हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं आपको तो आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है? नोट डाउन कर लेंगे इसको और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में होंगे तो फिर हम लोग कल भी बातचीत करते रहेंगे। ये अभी हमने आपको ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ाया। कौन-सी ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ाया आपको, ठीक है ना? मैं आपको बता दूँ आपके एग्ज़ाम में इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है? तो धन्यवाद क्लास, मिलते हैं कल के दिन हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।